हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल सोर्स। अगर सोर्स आइडेंटिकल हैं तो जो उनकी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। मूविंग पैरेलल टू ईच अदर एट सेपरेशन डी आर प्रोड्यूसिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ and the moving with constant velocity v naught. A stationary observer o is on the line of motion of one of the source. एक सोर्स की क्या है, लाइन ऑफ मोशन पर है. Then the variation of beat frequency heard by o with टाइम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय. तो कौन सा है वो बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा टाइम के साथ बीट फ्रीक्वेंसी के रिलेशन को. एज दे कम फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस एंड गो टू अ लार्ज डिस्टेंस. वो काफी दूर से आ रहे हैं और काफी दूर जा रहे हैं, ये हमें दे रखा है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको दो बातें पता होनी चाहिए. एक तो आपको पता होना चाहिए डॉपलर फॉर्मूला, जो हमें बताता है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच अगर मोशन हो तो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होता है वो किस तरह से होता है. जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी आती है एफ डैश, वो बराबर होती है एफ वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस. जहाँ पर वी नॉट ऑब्जर्वर की स्पीड है, वी एस सोर्स की स्पीड है, वी जो है वो साउंड की स्पीड है, एफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और एफ डैश अपरेंट फ्रीक्वेंसी है. दूसरी चीज आपको पता होनी कि जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी होती है डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज f2 माइनस f1, जहां पर f2 जो होता है वो f1 से क्या होता है, बड़ा होता है. ये हमारी होती है बीट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज. ठीक है. अब देखिए, हमें बोल रखा है कि ऑब्जर्वर जो है मेरा क्या है, स्टेशनरी. तो v नॉट की वैल्यू तो हमारी हो गई 0. अब एक ऑब्जर्वर के तो ये जो है वो लाइन ऑफ मोशन पर है और एक ऑब्जर्वर के इस तरह से है, तो इसकी लाइन ऑफ मोशन कुछ इस तरह की होगी. ठीक है. तो ये वाला अगर एंगल थीटा मान लें तो इसकी ये वाली जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वी नॉट कॉस थीटा. तो ये वी नॉट स्पीड से आ रहा है और ये वी नॉट कॉस थीटा वाला टेंजेंट है उससे आ रहा है. ठीक है. तो डिस्टेंस देखिए, अगर मैं निकालूं फर्स्ट S1 के लिए, निकाल सब पहले S2 के लिए निकालते हैं. ठीक है. S2 के लिए ये जो सोर्स जो है वो पास में आ रहा है. जब पास में आता है तो फ्रीक्वेंसी होती है एफ, हमने मान लिया ए है, इक्वल्स टू F2 ले लेते हैं. ठीक है. F2 इक्वल्स टू एफ, फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों आइडेंटिकल ही हमें क्वेश्चन में गिवन है, आइडेंटिकल है, फ्रीक्वेंसी सेम है. ऑब्जर्वर जो है वो क्या है, रेस्ट पर है और ये पास में आ रहा है, तो V माइनस वी एस और ये हो जाएगा V नॉट के बराबर. ठीक है. सेकेंड केस में जब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे फॉर S1, वो हमारी कितनी आएगी, F1 इक्वल्स टू एफ वी अपॉन वी माइनस वी नॉट कॉस थीटा के बराबर. तो इसका मतलब है, मैं ये जानती हूँ, मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि बीट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर हमारी हर्ड करेगा वो टाइम के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी. जैसे जैसे सोर्स हमारा पास में आएगा, जैसे जैसे हमारा सोर्स जो है वो क्लोजर आएगा, जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है. F2 भी बढ़ेगा हमारा और F1 भी क्या होगा, इंक्रीज होगा टाइम के साथ. ठीक है. जैसे जैसे ऑब्जर्वर पास में आएगा वैसे वैसे इनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी बढ़ती जाएगी और ये एक पॉइंट पर आकर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी जब जो होगा वो क्लोजेस्ट होगा. जब मेरे सोर्स जो होंगे इस ऑब्जर्वर के क्लोजेस्ट होंगे, बहुत ही पास में होंगे, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मैक्सिमम सुनाई देगी. ठीक है. और उसके बाद जो बीट फ्रीक्वेंसी उसके बाद यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद इसको क्रॉस करना शुरू कर देंगे, इससे दूर जाना स्टार्ट कर देंगे और जैसे जैसे दूर जाने लगेंगे, एस जो है मेरा वो S1 और S2 दोनों के लिए है. अब जैसे जैसे एस मेरा जो है वो दूर जाएगा, अवे जाएगा फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो जो फ्रीक्वेंसी है मेरी दोनों वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देंगी. और जब बहुत दूर चले जाएंगे तब मेरी वो क्या हो जाएंगी, मिनिमम हो जाएंगी. ठीक है. तो अगर मैं बताऊं कि जो टाइम ग्राफ होगा बीट और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो पहले तो बीट फ्रीक्वेंसी जो मेरी होगी वो इंक्रीज होगी क्योंकि सोर्स जो है वो क्या आ रहा है, पास में आ रहा है. तो S1 की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, S2 की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि जब सोर्स पास में आता है तो नीचे वाला साइन होता है माइनस का होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है मेरी बढ़ती है. फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो मेरी बीट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी. ठीक है. फिर जैसे जैसे ये पास आता जब जब सबसे ज्यादा क्लोज होगा, ठीक है, तब हमारी क्या होगी, मैक्स हो जाएगी. उसके बाद वो धीरे धीरे दूर जाना स्टार्ट कर देगा, तो इनकी जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी धीरे धीरे घटना स्टार्ट कर देंगे और जब वो काफी दूर चले जाएंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो ऐसा ग्राफ देखिए, इसमें तो बीट फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ तो हमारा गलत हो गया. सेकेंड में देखिए, बीट फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में ही क्या है हमारी, मैक्सिमम है, वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो रही है, जबकि सोर्स हमारा पास में आ रहा है. सोर्स जब हमारा पास में आता है बीट फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ती है, जबकि इसमें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. और डी ऑप्शन में देखिए, बीट फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो क्या है,
एक तरह की नहीं है, घट रही है बढ़ रही, जबकि इस तरह से नहीं होगा, तो ये डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, यहाँ से बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, फिर एक पॉइंट पर आकर क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। जब क्लोजेस्ट होता है ऑब्जर्वर के सोर्स तब बीट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, क्योंकि अभी क्या आ रहे थे, पास में आ रहे थे, ये वाली कंडीशन थी जब क्लोजर आ रहे थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे दूर जाने लगेंगे सोर्स, इसको क्रॉस करके, उसके बाद फ्रीक्वेंसी इनकी घटना स्टार्ट हो जाएगी, घटना स्टार्ट हो जाएगी, और जब वो काफी दूर चले जाएंगे तो उनकी बीट फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी। तो ये वाला सी वाला जो ग्राफ है वो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इस सिचुएशन को। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।